वीडियो में हम जो है देखेंगे आरआरसी जो आरआरबी ग्रुप डी है उसके साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और उसका एकदम बेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में हम इतना ज्यादा डिस्कशन कर देंगे कि दोबारा यदि इस एरिया से यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप देखते ही उसका आंसर दे दीजिएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। नए हैं तब तक आपको पूरा देखना है ताकि आपको एक डेमो की तरह देखें और पता लगाएं कि आपको कैसा वीडियो लगा। उसके बाद ही आप लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इसके पहले आपको बता दें ये हमारा जो है जो ग्रुप डी का है जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 1/10/2018 में शिफ्ट 3 का यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा क्लास नंबर 5 है। इसके पहले हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारा देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। पसंद आने पर ही इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपकी क्या सुझाव है। चलिए हम शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। और जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, जिसमें कि आपको बताया गया था। इसमें ये क्या है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल जो है 316 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि बिल्कुल भी सही है। देखिए ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल कितनी होती है आपकी ऑक्सीजन गैस में 316 और आंसू जल में कितनी होती है 1498। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है और इसके पहले भी बता चुके हैं। तो इसका दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। तो परमाणु संख्या के बारे में कौन कहता है, ये आधुनिक के जो आवर्त सारणी है वही बताता है। तो आधुनिक जो आवधिक नियम है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है, यही कहता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी दिया किसने था ये भी जान लेते हैं। इसके पहले जानते हैं कि जो आवर्त सारणी दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया। तो पहले डोबेन राइनर दिए जो कि त्रिक नियम दिया था और इनका ये नियम फेल भी हो गया था। न्यूलैंड्स उसके बाद आए जो कि अष्टक नियम दिए और इसका भी नियम फेल हो गए। मेंडलीफ उसके बाद आए जो कि परमाणु द्रव्यमान का बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया और मेंडलीफ के समय जो तत्वों की संख्या था 63 था। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने तत्व थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, तो वो कितने थे, 63 थे। और ये उसके बाद जो है मोसले आए जो कि आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको कि आप यहाँ देख रहे हैं आवर्त सारणी, यही आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा दिया गया, जिन्होंने अपनी जो कहा कि जो तत्व का गुण है वो उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या का गुण जो तत्वों का जो गुणधर्म है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ये मोसले के द्वारा कहा गया था। इसीलिए जो है मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। यहाँ आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि आपका क्या है, ये कुल जो है आपका इस तरह से 7 आवर्त है और टोटल जो है आपका 18 जो है क्या है, वर्ग है। तो इस तरह का आधुनिक आवर्त सारणी है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो कहा गया था कि परमाणु तत्वों के गुण जो है उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। किसने कहा था, आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसके द्वारा दिया गया था, मोसले के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना पौधों जो है केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा घटना है इसमें कि पौधे को बिना किसी रोग का उसको उगा सकते हैं पौधा को। तो इसको हम कहते हैं क्या, टिश्यू कल्चर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें कि रोग मुक्त जो है पौधा उगाया जाता है। और टिश्यू कल्चर को ही उत्तक संवर्धन कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ ही भी लीजिए। देखिए टिश्यू कल्चर क्या होता है कि जो कृत्रिम विधि से जो है उत्तक या कोशिका का विकास करना ही क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहता है, उत्तक संवर्धन कहता है। यहाँ पे जो है इस तरह से आप देखते हैं किस तरह से कृत्रिम किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर पौधे को क्या करते हैं, रोग मुक्त होने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं। तो एसिडिक और बेसिक है ना, जो एसिडिक माध्यम है और बेसिक माध्यम है, यानी कि क्षार
क्षारीय माध्यम और अम्लीय माध्यम में जो है उसका जो है गंध बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है गंधीय सूचक कहा जाता है। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक, और उसी को जो है ओल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। ठीक है, क्या ओल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। देखिए सूचक जो होता है वो 3 तरह का होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है और दूसरा कृत्रिम सूचक होता है जिसको संश्लेष सूचक भी कहते हैं। एक होता है गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक जो होता है ये क्या होते हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, ये हो गया, ठीक है, या फिर हल्दी हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। और एक होता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में क्या आता है, जो कि एक रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज हो गया या फिर फिनेप्थिलीन हो गया, ये क्या है आपका, ये आपका कृत्रिम सूचक है। लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा था गंधीय सूचक थे, तो आपसे सूचक से क्वेश्चन पूछा था, ये ध्यान रखिए। इसलिए ये तीनों सूचक को आपको याद रखना जरूरी है। आगे आने वाले क्वेश्चन में यदि आप चाहते हैं अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहे तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंधीय सूचक क्या होता है, जो कि गंध के माध्यम से अम्ल और क्षार का पता लगाता है, जैसे कि प्याज हो गया या फिर लौंग का तेल हो गया, ये क्या हो गया, गंधीय सूचक है। ये किस तरह से पता लगाते हैं उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे लिटमस है, पत्ता गोभी का रस हो गया, हल्दी हो गया, या फिर आपका जो है हाइड्रेंजिया के फूल का रस हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका प्राकृतिक सूचक है। ये जो पहला देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक चारों, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ये जो है ना, क्या क्या लिटमस, जैसे आपको पता हो कई बार लिटमस से क्वेश्चन पूछता है कि ये अम्ल में इसका व्यवहार कैसा होता है, तो यदि अम्ल में जो है लिटमस पेपर लाल हो जाएगा तो वो अम्ल है, यदि नीला हो जाता है तो वो जो है आपका क्षार होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षार। यहाँ पे टोटल जो है आप इस तरह से देख सकते हैं। उसी तरह जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था गंधीय से, जैसे कि यहाँ पे जो है आपका ये प्याज, वेनिला और लौंग का तेल, ये क्या है, गंधीय सूचक है, गंध के माध्यम से। जैसे कि प्याज का रस हो गया, जैसे प्याज का एक अपना गंध होता है, तो यदि आप अम्ल में उस प्याज को दिया जाएगा, यदि कोई विलियन है और उसमें प्याज दीजिएगा तो यदि उसमें उससे जो है उस विलियन से यदि तीक्ष्ण गंध आना शुरू कर देता है तो समझ जाइएगा कि वो अम्ल है। विलियन क्या है, अम्ल है। यदि किसी प्रकार का गंध नहीं आता है तब वो क्षारीय होता है। उसी तरह से जो वेनिला है, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि अम्ल में समान गंध इसका रहती है, जबकि क्षार माध्यम में जो है, क्षारीय विलियन में जो होता है कोई गंध इसमें नहीं होता है। उसी तरह से जो लौंग का तेल होता है, इसमें भी इसका लौंग का तेल का समान गंध रहता है और क्षारीय माध्यम में किसी प्रकार का गंध उससे आता भी नहीं है। तो ये जो है आप सूचक है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से अभी क्वेश्चन पूछा था, यहीं से आपको आगे भी रणनीति में ध्यान रखना है। शक्ति का अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो शक्ति का, किसका, शक्ति का, तो शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, एसआई इकाई वाट होता है। ठीक है, शक्ति के बारे में थोड़ा जान लीजिए। शक्ति किसको कहते हैं, जो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकेंड ही क्या होता है, शक्ति का मात्रक हो गया। यही जो होता है 1 वाट के बराबर होता है, यानी वाट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकेंड के। एक अन्य मात्रक है अश्व शक्ति। अब अश्व शक्ति से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1 HP किसके कितना बराबर होता है, तो 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने याद नहीं किया है, याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गति, स्थान, समय का संबंध का समीकरण है, किसका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गति, स्थान और समय, जिसका पूछा जाए वहां पे आप ध्यान कर लीजिए, गौर कर लीजिए किसके बारे में पूछा है, गति, स्थान और समय। इसमें से जो है आपका जो त्वरण ए है, ए को क्या कीजिए, आप खत्म कर दीजिए। जैसे इस फार्मूला में ए है तो एक को यहाँ पे जो है खत्म कर देना, उसके बाद मौखिक सबका काउंट कीजिए। एस का मतलब क्या होता है, विस्थापन यहाँ पे है, विस्थापन यानी कि स्थान, स्थान ये बताएगा, स्थान है। यू भी क्या है, गति है, तो ये केवल जो है स्थान और गति बता रहा है, लेकिन स्थान गति के साथ हमको समय भी चाहिए, तो समय, तो ये पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं, क्योंकि इसमें समय नहीं है। इसमें समय तो है, यहाँ पे एक को काउंट नहीं करना है, समय तो है, समय भी है और यहाँ पे गति भी है, लेकिन यहाँ पे जो है स्थान नहीं है, इसीलिए बी भी हमारा नहीं होगा। ये इसी तरह से सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यदि हम ए को हटा देते हैं तो यहाँ समय और वेग मिलता है, लेकिन स्थान नहीं मिलता है। हमको ये तीनों चीज चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए आप यू को, ए को तो काउंट नहीं करना है, एस मतलब आपको स्थान मिल गया, यू का मतलब जो है आपको जो है गति मिल गया, और टी का मतलब जो है आपको क्या मिल गया, समय मिल गया। तो यहाँ पे तीनों चीज मिल रहा है, इसीलिए ये है हमारा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। ऐसे आपको याद होता तो आप डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन याद नहीं है तो आपको जिस मेथड से हमने बताया उस मेथड से आप इसको आसानी से किसी भी फार्मूला को, जो आपको कहे कि ये बताइए इस तरह का समीकरण कौन होगा, तो बस ध्यान रखना है ए को उड़ा देना है, ए को उड़ा देना है। ठीक है, उसके बाद आप काम कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दाब की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। इसके पहले शक्ति का एसआई इकाई पूछा था, अभी जो है इसी शिफ्ट में देखिए इसी पेपर में जो है दाब का एसआई मात्रक पूछा है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। चलिए दाब को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल जो है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है पास्कल के बराबर है, तो पास्कल के बराबर किसका क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और दाब का फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं तो फिर आपको दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, दाब जो है एक अदिश राशि है। दाब क्या है, अदिश राशि है। राशि दो प्रकार की, एक सदिश और अदिश, लेकिन दाब क्या है, अदिश राशि है, जिसमें क्या है, केवल परिणाम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन क्या है, इसमें नहीं होता है दाब में। ठीक है, घनत्व देखिए, घनत्व अधिक होगा तो दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा। लेकिन इसी साथ ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु पर जो है, किसी भी बिंदु पे जो द्रव का दाब होता है वो द्रव के घनत्व की लंबाई के गहराई पर निर्भर करता है। और साथ ही जो द्रव जो स्थिर दाब के भीतर, यानी कि द्रव क्या है, स्थिर द्रव के भीतर जो है किसी भी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में क्या होता है, दाब बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसे कि बाल्टी या गिलास में पानी भरा हुआ है तो उसमें जो है ना, जो द्रव लगाएगा, जो पानी है दाब लगाएगा गिलास की सतह पर, वो क्या लगाएगा, सभी दिशाओं में समान लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लिया, क्योंकि ये जो आपको हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके पहले भी यदि आप वीडियो देखें तो ये भी आपसे आराम से बनता और आपका जो है रिवीजन यहाँ पे होगा। रिवीजन मेन बात क्या है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा से हम करवा देंगे। ठीक है, तो जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, माध्यम दो प्रकार का होता है, एक माध्यम होता है सघन माध्यम, एक होता है क्या, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, वह से विरल हो गया, ठीक है, वह से विरल हो गया, वह से वायु हो गया, यानी कि विरल माध्यम हो गया एक तरह का वायु, यानी कि जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो विरल यहाँ क्या है, सघन से विरल में आ रही है, सघन से विरल में, ये सघन माध्यम है, इससे विरल में आ रही तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर। और अभिलंब से दूर हटने का मतलब है उसकी चाल बढ़ गया। चाल बढ़ने के कारण क्या हो गया, वो अभिलंब से दूर भाग गया। इसीलिए जो है हमारे पास क्या हो जाएगा कि चाल पे क्या, गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गति बढ़ती है। गति क्या करती है, बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे समझिए दो तरह का बात होता है, माध्यम के तरह का, दो तरह का। सघन माध्यम, सघन माध्यम उसको कहेंगे जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, अपेक्षाकृत क्या हो, कम हो। और विरल माध्यम उसको कहेंगे जिसमें कि प्रकाश की जो गति है यानी चाल है वो अपेक्षाकृत क्या हो, अधिक हो, अधिक हो। और ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, तो ये विलंब से दूर हटेगा। ठीक है, क्या होगा, दूर हटेगा। उसी तरह से एक आएगा जब आप उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब प्रकाश किरण क्या है कि ये विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम में जा रही है, यानी कि जो है कम, जो अधिक, जहाँ पे विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल अधिक होता है, अब अधिक स्पीड से उसका स्पीड घटने वाला, जैसे स्पीड घटेगा तो वो क्या होगा, झुक जाएगा, किधर, अभिलंब की तरफ वो जो है झुक जाएगा। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश बंध से बंधे होते हैं। तो एक डायमंड, डायमंड का मतलब क्या होता है, हीरा। तो हीरा में कितने परमाणु से जुड़े होते हैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु। देखिए हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन के बारे में आपको बस बता देना है। तो कार्बन क्या होता है कि 4 अन्य परमाणु से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। 4 अन्य परमाणु से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 4 परमाणु से, क्योंकि कार्बन का इसमें गुण होगा। चलिए कार्बन को थोड़ा सा समझ लीजिए। कार्बन जिसका संकेत क्या होता है, सी, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान जो है इसका 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कार्बन एक धातु है और ये विद्युत का जो है ये कुचालक है, सुचालक नहीं, विद्युत का क्या है, ये कुचालक है। कार्बन के 3 अपरूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये कुचालक है, साथ ही जो इसमें चमक आता है, ये जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद उसके अंदर जो होता है, हीरा के अंदर जो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तभी हीरा चमकता है। यदि हीरा पे प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हीरा फिर चमकेगा नहीं। उसी तरह से ग्रेफाइट के बारे में फैक्ट याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है वो धातु है, लेकिन ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, यानी कि एकमात्र जो है सुचालक और धातु यदि आपसे पूछा जाता है तो ग्रेफाइट होगा। फ्लोरीन के बारे में ध्यान रखिएगा कि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बन का नए अपरूप कौन है, जब ये पूछा जाता है तो आप बोलेंगे फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु जो है किसके द्वारा निष्कासित, विद्युत अपघटन के बाद इसको की इलेक्ट्रोलीज कहा करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन सी नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस आपको पता है नोबल गैस कहाँ पे है, यहाँ पे सारा का सारा आप नोबल गैस देख सकते हैं। आवर्त सारणी जो 18 में है कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है नोबल गैस है। तो यहाँ पे जेनॉन, आर्गन और जो है आपका ये सभी क्या है नोबल गैस है। कौन नहीं है तो आपका क्लोरीन नहीं है। क्यों क्लोरीन क्यों नहीं है, तो क्लोरीन जो है ये आपका जो है वर्ग 17 में पड़ता है जो कि हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे आवर्त सारणी में इसको समझिए हाइड्रोजन को। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वर्ग 17 है, क्या है ये वर्ग 17 है। ठीक है, ये आपका वर्ग जो है 18 है। तो यहाँ वर्ग 17 में जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप है। क्या है हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, ये आपका क्या है हाइड्रोजन ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन ये सभी क्या है हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद भी जो है आपको बताएंगे क्लोरीन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं। तो अमीबा और बैक्टीरिया, पैरामीशियम किसके द्वारा बनते हैं, तो ये जो है आपका विखंडन के द्वारा बनता है। तो चाहे वो बाइनरी विखंडन हो या बडिंग हो, बडिंग के द्वारा भी हो जाता है, तो बहुखंडन के द्वारा हो या सभी, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे गुण जो है सभी के द्वारा ये बन जाता है, सभी के द्वारा इसका विखंडन हो जाता है, किसी भी माध्यम से ये बन सकता है। थोड़ा सा इसको पिक्चर से समझते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं किसका पिक्चर है, ये अमीबा का है। किसका है, अमीबा का, बिल्कुल ये अमीबा का है। अमीबा से अमीबा से जो क्वेश्चन पूछता है वो अमीबा से क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो आपका अमीबा है वो किस माध्यम से जो है भोजन को करते हैं। तो ये जो है जो आपका बोलते हैं, तो अमीबा जो है कूटपाद के माध्यम से क्या करता है भोजन को पकड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर बताइए किस क्या है, ये पिक्चर जो है किसका है, ये पैरामीशियम का है। किसका है, पैरामीशियम का है। तो पैरामीशियम में आपसे ध्यान रखिएगा ये इसके तरफ जो है आपका ये रेसा रेसा चारों तरफ जो रेसा रेसा निकला हुआ है इसको बोलते हैं सीलिया, जिसके द्वारा ये क्या करता है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही एसआई इकाई है। तो एसआई इकाई जो है उसका सेम है वो कौन सा है, तो विस्थापन और दूरी। ठीक है, देखिए इसमें कार्य क्या है, कार्य का समात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसी तरह से ऊर्जा का समात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो दोनों का समात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे अच्छा बताइए ये क्या है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन मतलब सेट बताए थे उसमें भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है और लगभग हर सेट में इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है अभी तक जितना लगभग मिल रहा है। और आपको हम बता भी जा रहे हैं ये है क्या, ये दरअसल क्या है कि आपके ये एसआई मात्रक ये पूछा है, क्या पूछा है, एसआई मात्रक। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि आप ऑप्शन पे पहले गौर कीजिए 15 15 15 सभी पे क्या है 15 15 है, यानी कि कैलकुलेशन करना है ही नहीं। हमको जो है मात्रक बताना है। मात्रक किसका, तो यहाँ वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का तो क्या होता है किलोग्राम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिंपल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। तो आप क्या कीजिए सिंपली 10 और 17 को जोड़ दीजिए। जब 10 और 17 को जोड़ेगा तो कितना जाएगा 27। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और इस देखिए ये क्वेश्चन क्या है कथन के रूप में दिया है और इस तरह का क्वेश्चन जो है इसके पहले भी मिल चुका है और आपको आने वाले समय में भी मिलेगा, इसलिए आपको इस तरह का माइंड सेट भी पहले से ही करके रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या फिर गलत नहीं है, यहाँ ध्यान रखिए क्या है, नहीं है, गलत सही या गलत नहीं है। क्वेश्चन क्या है कथन पे हमको देना है आंसर। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है, जो कि बिल्कुल ही क्या है सही है। ठीक है, अम्ल यदि आयन में घुल जाता है, आयनित हो जाता है, इसका मतलब है कि वो अधिक आयन दे रहा है। जो जितना H हाइड्रोजन आयन कर रहा है वो उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, आयनित हो रहा है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा क्या है, सही है। दूसरा कथन क्या है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H आयनों की कम मात्रा में उत्पादित करता है। बिल्कुल दूसरा भी क्या है, सही है। यदि अधिक आयनित है तो इसका मतलब है अधिक हाइड्रोजन आयन को वो उत्पादित कर रहा है। यदि कम आंशिक रूप से घुल रहा है तो वो कम ही ना करेगा। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। हमारे पास कथन क्या है कि यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन हमारा यही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो कार के द्वारा जो है, जो कार किसके द्वारा, कार पर जो है हवा द्वारा किया गया क्या, किसके द्वारा, कार पर हवा के द्वारा। तो हवा क्या रही, विपरीत दिशा से आ रही है, लेकिन देखिए कार तो इधर से जा रही है। ठीक है, मान लीजिए कार इधर से आ रही है और हवा जो है इधर से आ रही है, ये आपका कार है।
तो कार जब इधर से जा रही, हवा इधर से आ रही, तो क्या हवा जो है कार की दिशा को मोड़ देगा? नहीं मोड़ पाएगा। तो कार्य तो लग रहा है इसको इस दिशा में जाने के लिए, ठीक है, लेकिन जो है कार्य जो है वो मोड़ नहीं रही है, यानी कि इसका विस्थापन जो है अभी भी जैसा था वैसा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है बल जो है कार्य नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो गया कि ये ऋणात्मक कार्य होगा। क्या होगा? ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि विस्थापन जो है बल की दिशा में नहीं हो रहा है। तो इससे संबंधित जो फैक्ट है उसको थोड़ा सा जान लीजिए कि इससे संबंधित क्या सब कुछ फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य को जो है ऋणात्मक माना जाता है, या आप बोलिए कार्य ऋणात्मक होगा। और बल यदि विस्थापन के समांतर, यानी कि जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में आपका बल भी लग रहा है, तो उस कार्य को धनात्मक होगा, तब कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन बल और विस्थापन यदि लंबवत हो तो कार्य फिर शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो ये 3 फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इस 3 फैक्ट से ही ये क्वेश्चन बना है, और आने वाले समय में यदि क्वेश्चन बनता है तो इसी 3 में से कोई एक होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन में डैश होता है। तो हाइड्रोजन हमने बताया, नहीं पिछले क्वेश्चन बताया था, हाइड्रोजन जो बोलते हैं वर्ग क्षत्रिय को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है यही जानना है। चलिए पहले थोड़ा सा आवर्त सारणी को समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोले कि ये जो है आपका वर्ग क्षत्रिय, ये हाइड्रोजन होता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये आपका ये सब इसमें तत्व आते हैं, ठीक है। इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसमें जो है हाइड्रोजन क्या होते हैं? वर्ग क्षत्रिय आते हैं, जिसमें ये सभी आते हैं। आप आवर्त सारणी में आपको दिखाएं तो फ्लोरीन जिसका संकेत F है, परमाणु संख्या 9, इसमें क्या होता है कि आपका ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसके बारे में नहीं, फ्लोरीन के बारे में आपको फैक्ट याद रखना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। उसी तरह से जो क्लोरीन है जिसका परमाणु संख्या 17 होता है, इसकी ये जो है इलेक्ट्रो बंधुता इसका अधिक होता है। ब्रोमीन जो कि 35 इसकी परमाणु संख्या होता है, ये एकमात्र द्रव धातु है। और जो आयोडीन है जिसकी परमाणु संख्या 53 है, ये जो है एकमात्र चमकीला अधातु है। यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सी धातु चमकीला है तो आप बोलेंगे आप आयोडीन, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, पहले भी बता चुके हैं। और उसी तरह से एस्टेटिन जो है ये सबसे भारी अधातु है, यानी कि यदि आपसे सबसे भारी अधातु पूछता है तो एस्टेटिन होगा, जो कि इसकी परमाणु संख्या कितना है? 85 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरे पद से उसी तरह से चुनिए। देखिए रीजनिंग की तरह जो है इस साइंस के क्वेश्चन को बना दिया गया है, तो काफी जो है ये कहा क्या रहा है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है ओस्टेड दे रखा है, तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो ओस्टेड होता है। तो उसी तरह से बताइए कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या? वाट होता है। वोल्ट जो होता है आपका विभव, और जो विभवांतर होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है। अब मीटर जो है ये दूरी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन टेक प्लेस थ्रू द डैश, यानी कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, किसके माध्यम से होता है ये बताना है। तो ये किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने किया था? तो ये ओम किए थे। किसने किया था? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर होता है। आप जो है ना याद रखने के लिए जो है इसको सिंपल याद रखेंगे। ओम का नियम मतलब ओम बोलते हैं ना, बहुत है ना, क्या है, वीर होता है, बोलने से ना आदमी वीर बनता है। तो वीर का नियम, ओम का नियम मतलब वीर का नियम, ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद रखने के लिए रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। साथ ही साथ जो है ओम का नियम कहता है क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में जो धातु के तार के दो सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले धारा के वो क्या होता है? समानुपाती होता है, परंतु तार का जो तापमान है वो समान रहना चाहिए। यानी कि आर यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ ठीक है, आर यहाँ पे क्या भी समानुपाती आई होगा, ठीक है, भी समानुपाती आर यहाँ पे जिसको कि प्रतिरोध बोलते हैं, ये नियत होना चाहिए। क्या नियत होना चाहिए? तो कई बार पूछता है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो वो प्रतिरोध यानी कि ताप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ओम के नियम का आप ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ दर्शाता है कि जो धारा यदि बढ़ता है, ठीक है, तो विभवांतर भी बढ़ेगा, तो विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, ठीक है। ये समानुपाती का रिलेशन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है? तो मृत कोशिका से कौन सा ऊतक बना है यहाँ पे? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? जाइलम ऊतक जो है ये मृत कोशिका से बने होते हैं। और जाइलम का काम क्या होता है? जो जल का परिवहन करना, पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा ही होता है।
चाल देश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो चाल की जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? देखिए एसआई मात्रक से कई सारे क्वेश्चन पूछे और सारा क्वेश्चन जो है कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई हार्ड वाला एसआई मात्रक हमको अभी तक नहीं मिला है, सिंपली मिला है। उसको आप इसीलिए ध्यान रखें हमको किस लेवल में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ना क्या है एकदम, है ना, पढ़ना है पत्थर और पढ़ लीजिए पूरा पहाड़। ठीक है, चाल के एसआई मात्रक क्या होता है? ये मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? देश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। कौन सा वो तंत्र है जिसके माध्यम से तरल पदार्थ का स्थानांतरण किया जाता है? तो उस तंत्र संबंधित को क्या बोलते हैं? संवहनी संबंधित। क्या संवहनी, जो संवहनी संबंधित है तंत्र है, यही क्या करता है? तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो है आपका रक्त हो गया, ये क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को और कई पदार्थों को लेकर जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपका रिवीजन अच्छा हुआ होगा, आपने कुछ सीखा भी होगा और आपने कुछ रिवीजन भी किया होगा क्वेश्चन आंसर के साथ साथ। तो यदि आप इस सब को देने के बाद प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपका काफी जो है सेट में काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो यदि वीडियो पे अभी आप तक लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी कमेंट और लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन हर किसी को